ऑन, आस्क फॉर एडवाइस, गेन इन्फ्लुएंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं वो शुरुआत में सलाह क्यों मांगते हैं? ये अजीब लगता है ना। हम सोचते हैं कि असर डालने के लिए बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग बस एक सवाल पूछते हैं और सामने वाला उनकी ओर खींचने लगता है। सलाह मांगना सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल में ये जुड़ाव का एक दरवाजा खोल देता है। एक ऐसा दरवाजा जो बिना शोर के खुलता है और सामने वाले को आपके करीब ले आता है। यश एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसका मैनेजर मृदुल, सीधा, कम बोलने वाला और थोड़े सख्त स्वभाव का था। यश जानता था कि अगर इस इंसान का भरोसा जीत लिया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। तो एक दिन कॉफी ब्रेक के दौरान यश ने एक सादा सा सवाल पूछा, सर, आपने जब पहली बार किसी टीम को लीड किया था तब आप किस बात से सबसे ज्यादा जूझे थे? मृदुल ने थोड़ा रुक कर देखा, फिर हल्की मुस्कान आई। कंट्रोल छोड़ना, उन्होंने कहा। और पहली बार? उनकी बातों में अनुभव नहीं, एहसास था। सलाह मांगना सिर्फ जवाब पाने का जरिया नहीं होता, ये एक गुप्त न्योता होता है। जब आप किसी से कहते हैं आप क्या सोचते हैं, तो आप बस सवाल नहीं पूछते, आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उनकी सोच मायने रखती है। इस छोटे से भाव में एक बड़ी बात छुपी होती है, मान्यता। और इंसान के भीतर कुछ भी इतना पावरफुल नहीं होता जितना ये एहसास कि मैं जरूरी हूं। साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो उनके भीतर का एडवाइस गिवर मोड जागता है। और इस मोड में इंसान आपकी कमियां नहीं देखता, वो आपकी संभावना देखता है। वो आपको जज नहीं करता, वो आपको गाइड करता है। इस सटल शिफ्ट में ही असर छुपा होता है। सलाह मांगना झुकना नहीं है, ये किसी को ऊपर उठाने का तरीका है और उसी उठाव में आप भी ऊपर उठते हैं। यश ने महसूस किया उस दिन से मृदुल सिर्फ एक मैनेजर नहीं, एक सहयोगी बन गए। अब मीटिंग्स में उनकी टोन अलग थी। एक छोटी सी बातचीत ने वो दीवार गिरा दी थी जो शायद शब्दों से कभी नहीं गिरती। और यश ने यह सीखा कि कभी कभी असर पैदा करने के लिए आपको अपनी समझ नहीं, अपनी जिज्ञासा दिखानी होती है। वो क्यूरियोसिटी ही आपका पहला रियल कनेक्शन बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से गहराई से जुड़ना चाहें या किसी का भरोसा जीतना चाहें, एक सीधा सच्चा सवाल पूछिए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ये सवाल छोटा है पर इसका असर गहरा होता है, क्योंकि यहीं से जुड़ाव शुरू होता है। और कभी कभी एक जुड़ाव ही पूरी रात की बेचैनी मिटा देता है। शायद अगला चीट कोड इसी जुड़ाव से निकलेगा। एक लाइन जो किसी का बंद दिमाग खोल दे और आपको खुद के करीब ले आए। 2. लेट देम टॉक फर्स्ट, देन यू विन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन किसी ने आपकी बात बीच में काट दी और तभी आपने चुप रहना चुन लिया? अब सोचिए, जब आप खुद चुप रहते हैं और सामने वाले को खुलकर बोलने देते हैं तो क्या आप कमजोर दिखते हैं या असल में और भी ज्यादा समझदार? असलियत यह है कि जो पहले सुनता है वही सबसे गहरी बात करता है, क्योंकि जीतने का मतलब हमेशा ज्यादा बोलना नहीं होता। कई बार यह होता है कम बोलकर ज्यादा समझना। रिया को मीटिंग्स में हमेशा लगता था कि उसकी बातें अनसुनी रह जाती हैं। वो कोशिश करती थी कि तेज बोले, कॉन्फिडेंट दिखे, राय दे, लेकिन लोग अक्सर उसकी बातों पर आगे चर्चा नहीं करते। फिर एक दिन उसने कुछ अलग किया। वो मीटिंग में सबसे आखिर में बोली, लेकिन इससे पहले उसने हर किसी की राय को ध्यान से सुना, उनकी आंखों में देखा और जहां जरूरी लगा वहां धीरे से सिर हिलाया। जब वो बोली तो उसके शब्द दूसरों की बातों से जुड़े हुए थे। लोग सुन रहे थे, जैसे वो सबकी सोच को एक फ्रेम में बांध रही हो। यही होता है, जब आप दूसरों को पहले बोलने देते हैं तो आप उनकी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। आपको उनके विचारों का नक्शा मिल जाता है और फिर जब आप बोलते हैं तो वो आपको अपना मानते हैं, क्योंकि आप अपनी बात रखने नहीं, उनकी बात समझने आए थे। यही सटल फर्क साइलेंस को स्ट्रेंथ बना देता है। साइकोलॉजी इसे प्रोसेसिंग एडवांटेज कहती है। जब लोग पहले बोलते हैं तो वो अपनी जटिल भावनाओं को शब्दों में ढालते हैं
और आप शांत बैठकर उस उलझन को समझने लगते हैं। फिर जब आप जवाब देते हैं तो वो सीधा उनके भीतर उतर जाता है, क्योंकि अब वो आपको सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने उन्हें सुना। रिया को अब महसूस हुआ, बातचीत कोई दौड़ नहीं, ये एक नृत्य है जहां एक रुकता है, दूसरा बढ़ता है। और जब उसने इस लय को पकड़ा तो उसका असर सिर्फ ऑफिस में नहीं, रिश्तों में भी दिखने लगा। लोग उसे सुनते थे, मानते थे, क्योंकि वो जोर से नहीं बोलती थी, वो वहां होती थी। वो एक एहसास बन चुकी थी, न कि सिर्फ आवाज। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, थोड़ा रुकिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई खुलकर बोलता है तो वो खुद भी थोड़ा हल्का हो जाता है, और उसी खाली जगह में आपकी सच्ची बात उतरती है। क्या आप कभी किसी की खामोशी को अपना जवाब बनते हुए महसूस कर पाए हैं? 3. फ्रेम इट एज अ चॉइस। क्या आपने कभी किसी से हाँ कहलवाने की कोशिश की है और जितना जोर लगाया जवाब उतना ही धीमा मिला? कभी कभी हम सोचते हैं कि सही बात कह देना ही काफी है, लेकिन लोग जब तक स्वयं चुने वो रेयरली तैयार होते हैं। असल राज ये है, अगर आप सामने वाले को विकल्प देते हैं तो वो आपकी ही बात को अपनी मानने लगता है, और यहीं से शुरू होती है फ्रेमिंग एज अ चॉइस की असली ताकत। आरव की बहन परी अक्सर रात को देर तक जागती थी, नींद न आने की शिकायत रहती, लेकिन कोई भी सुझाव उसे पसंद नहीं आता। आरव परेशान हो चुका था। फिर एक शाम उसने सीधे सलाह देने के बजाय बस पूछा, सोने से पहले पढ़ना पसंद करोगी या थोड़ा वॉक करना? दोनों ही चीजें नींद लाने में मदद करती हैं। परी ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराई। चलो थोड़ी वॉक करते हैं, उसने चुना, लेकिन रास्ता आरव ने ही बनाया था। यही होता है जब आप विकल्पों को फ्रेम करते हैं। सामने वाला नियंत्रित महसूस करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप ही ने लकीर खींची होती है। बस उसे रंगने का ब्रश उन्हें दे दिया जाता है। ये ट्रिक नहीं है, ये इंसानी मन की समझ है। हम सब ऑटोनॉमी चाहते हैं, लेकिन दिशा भी। जब दोनों मिल जाएं तो बदलाव रेजिस्टेंस के बिना होता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑटोनॉमी विद एंकरिंग। आप सामने वाले को 2 या 3 रास्ते दिखाते हैं जो आपके द्वारा चुने गए होते हैं। फिर वो उनमें से एक चुनते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद डिसाइड किया। इससे न सिर्फ ईगो सुरक्षित रहती है, बल्कि एक्शन भी स्वाभाविक हो जाता है। यहां ना कोई दबाव होता है, ना जबरदस्ती, सिर्फ सहजता होती है। आरव ने धीरे धीरे ये तकनीक हर जगह आजमानी शुरू की। जब ऑफिस में कोई डिले करता तो वो पूछता, तुम चाहोगे कि हम इस पर अभी बात करें या दोपहर में? जब दोस्त परेशान होता तो वो कहता, तुम चाहो तो मैं कुछ सुनाऊं या हम बस थोड़ी देर खामोश बैठें? और लगभग हर बार लोगों ने चुना और जुड़े, क्योंकि अब वो बच नहीं रहे थे, वो शामिल हो रहे थे। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ समझाना चाहें, एक सीधी लाइन मत कहिए, उन्हें 2 रास्ते दिखाइए। दोनों में आप साथ चलेंगे, और जो भी वो चुने उन्हें लगे कि ये उनकी दिशा है। कभी कभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई हमें तय करने दे, भले रास्ता उसने ही बनाया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कब कब दूसरों की राह पर अपनी मर्जी से चले हों? फॉर द मिरर टेक्निक। कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी बातों को बिना कहे कैसे समझ लेते हैं, जैसे उन्हें आपके मन की आवाज सुनाई दे रही हो, जैसे वो आपके अंदर की थकान, बेचैनी या अधूरी सी मुस्कान को महसूस कर लेते हों। ये कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये एक छुपी हुई तकनीक है। एक ऐसी तकनीक जो कहती है, अगर तुम मुझे महसूस कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। और यही एहसास जुड़ाव का पहला बीज बनता है। नीरज ऑफिस की लिफ्ट से उतरा ही था कि सामने से आयशा आती दिखी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर वो मुस्कुरा रही थी। नीरज ने एक पल को उसकी चाल, उसके चेहरे की थकन और उसकी झिझक को देखा, और बिना सोचे उसी टोन में मुस्कुराकर पूछा, कैसी हो? आयशा ने भी जवाब में कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुका लिया, जैसे एक अनकही बात पूरी हो गई हो। उस पल में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ समझदारी का एक खामोश लम्हा था। यही होती है मिरर तकनीक। जब आप सामने वाले की ऊर्जा को पढ़ते हैं
और अनजाने में उसे लौटा देते हैं। ये नकल नहीं, ये रेजोनेंस है। जब वो थोड़ा आगे झुकता है तो आप भी थोड़ा झुकते हैं। जब उसकी आवाज धीमी होती है, आपकी भी हो जाती है। ये मैच करने की कला है, बाहर नहीं, अंदर से। साइकोलॉजी इसे लिम्बिक मिररिंग कहती है। हम इंसानों के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के इमोशंस को कॉपी नहीं, जीते हैं। इसलिए जब आप किसी के टोन, उसके जेस्चर, उसके सन्नाटे तक को अपनाते हैं तो वो सामने वाला अचानक खुद को आपकी संगत में सुरक्षित महसूस करने लगता है। उसे लगता है ये मुझे सुन रहा है, बिना जज किए, बिना टोक किए। और तब वो अपने अंदर की परतें खोलना शुरू करता है। नीरज ने सीखा कि मिरर करना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक सीमित नहीं है। ये सामने वाले के भीतर चल रही कहानी में शामिल होना है, बिना खुद को बीच में डाले। अब जब कोई कहता मैं थक गया हूं, तो नीरज जवाब में कहता थक गए हो? ये कोई सवाल नहीं, एक आईना था। और उस आईने में लोग खुद को देख पाते थे, शायद पहली बार साफ साफ। तो अगली बार जब कोई आपके पास बैठे, बस थोड़ा गौर कीजिए, उनकी सांसों की रफ्तार, उनकी आंखों का वजन और उनकी आवाज में छुपा अधूरापन। क्योंकि जब आप किसी के इमोशंस को लौटा देते हैं तो वो अकेले महसूस करना बंद कर देता है। क्या आपने कभी किसी की चुप्पी को खुद पर उतरते हुए महसूस किया है? शब्द तो सतह पर होते हैं, असली जुड़ाव उन लम्हों में होता है जहां दो लोग एक ही चुप्पी साझा करते हैं। बेशिंजी साई बिकॉज। क्या आपने कभी किसी से कुछ मांगा और साफ मना सुनना पड़ा? अब सोचिए, वही बात, बस थोड़े से बदलाव के साथ, और जवाब हाँ में बदल जाए। विज्ञान कहता है सिर्फ एक शब्द से आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है, और वो शब्द है क्योंकि। ये कोई तर्क नहीं, ये एक अनदेखा पासवर्ड है इंसानी जहन के लिए। नेहा को अपने बॉस से छुट्टी चाहिए थी। उसने मेल लिखा, सीधे और प्रोफेशनल, आई नीड अ डे ऑफ टुमारो। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने वही बात दोबारा लिखी, मुझे कल एक दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं हफ्तों से मानसिक फ्री नहीं लिया है। इस बार अगले 10 मिनट में जवाब आया, टेक केयर। अप्रूव्ड वो, क्योंकि कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस एक इंसानी झलक थी जो स्क्रीन के आर पार चली गई। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं जब आप कोई भी रिक्वेस्ट क्योंकि के साथ देते हैं तो उसका असर लगभग 90% तक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक इमोशनल परमिशन खोलता है। यह सामने वाले को आपके इरादों की झलक देता है, और इंसान तब ज्यादा सहयोग करता है जब उसे मकसद दिखाई देता है। भले ही वो मकसद बहुत बड़ा ना हो, वो बस सच्चा होना चाहिए। इसका जादू सिर्फ रिक्वेस्ट में नहीं, रिश्तों में भी काम करता है। जब कोई कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तो उसमें उलझन होती है। लेकिन अगर वही कहे मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, तो बात का वजन बदल जाता है। अब सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपकी भावना सुनने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाले को बस बात समझनी चाहिए, बिना स्पष्टीकरण के। लेकिन क्योंकि एक पुल होता है हमारी सोच और उनके भरोसे के बीच, यह हमें सिर्फ सही नहीं बनाता, यह हमें पहुंचने लायक बनाता है। और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाए तो हम कम बोलते हैं लेकिन गहराई से जुड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ मांगें, कुछ समझाएं, या बस किसी के करीब जाना चाहें, क्योंकि का दरवाजा जरूर खोलिए। क्योंकि जो हम कहते हैं वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन जो हम क्यों कहते हैं वो उन्हें महसूस करने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी खुद को उस इंसान की तरह सुना है जिसने क्यों कहकर अपने अंदर की आवाज जाहिर की हो? क्योंकि असल जुड़ाव हमेशा एक वजह से आता है। 6. लोअर योर वॉइस, रेज देयर रिस्पेक्ट। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग चिल्लाकर भी अनसुने रह जाते हैं और कुछ लोग बस धीरे से बोलते हैं और सब सुनने लगते हैं, जैसे उनकी आवाज में कोई अदृश्य डोर बंधी हो जो सीधे आपके भीतर खिंच जाती है। शब्द वही होते हैं पर असर अलग। असल में इंसानी दिमाग आवाज की ऊंचाई से नहीं, भावना की गहराई से जुड़ता है, और जब कोई धीमे बोलता है तो सामने वाला और भी ध्यान से सुनता है।
साक्षी पहली बार टीम मीटिंग में प्रेजेंट करने जा रही थी। बाकी सब तेज आवाज में जोश से बोल रहे थे। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसने अपनी आवाज नहीं बदली। उसने बस सांस गहरी ली और उतनी ही धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलना शुरू किया। मीटिंग हॉल में एक पल के लिए सब थम गया। सब ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी बात में चीख नहीं थी, पर सच्चाई थी, ठहराव था। धीमी आवाज एक तरह का आत्मविश्वास होती है। ये कहती है, मैं जोर से नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम सुनोगे। और जब आप सामने वाले पर भरोसा करते हैं तो वो खुद को और ज्यादा सम्मान के लायक मानने लगता है। धीमी आवाज तेज असर छोड़ती है क्योंकि उसमें ईगो नहीं, इंटेंशन होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई व्यक्ति शांत और धीमी आवाज में बात करता है तो वो मिरर इफेक्ट और लिम्बिक रेजोनेंस दोनों एक्टिवेट करता है। दूसरे लोग उसकी ऊर्जा को मैच करने लगते हैं। उनका ध्यान बढ़ता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और उनका गार्ड धीरे धीरे नीचे आता है। धीरे बोलना किसी को दबाना नहीं होता, ये उन्हें आमंत्रित करना होता है। एक स्पेस देना जहां शब्द नहीं, भाव महत्व रखते हैं। साक्षी को यह जल्दी समझ आ गया। अब जब कोई गुस्से में बात करता वो और भी धीमे स्वर में जवाब देती। जब टीम में कोई असहमत होता वो अपनी बात उसी गति से दोहराती, लेकिन बिना ऊंची आवाज के। धीरे धीरे लोग उसके शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से प्रभावित होने लगे, क्योंकि उसकी आवाज लोगों को शांत कर देती थी और उसकी चुप्पी सोचने पर मजबूर कर देती थी। तो अगली बार जब आप चाहें कि कोई आपको ध्यान से सुने तो अपनी आवाज को और धीमा कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम कम करना वजन बढ़ा देता है। आपको सुनने के लिए लोग झुकेंगे, और जब लोग झुकते हैं तो उनकी इज्जत उठती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे धीमी आवाज शायद आपकी सबसे ताकतवर हो सकती है? कभी कभी सन्नाटा सबसे बड़ा असर छोड़ता है। 7 ड्रेस 1 लेवल हायर। कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही नजर क्यों ठहर जाती है उन पर? न उन्होंने कुछ कहा, न कुछ मांगा, लेकिन फिर भी माहौल थोड़ा बदल सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पहना, बल्कि उन्होंने अपनी छवि को थोड़ा पॉलिश किया हो। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये एक चुपचाप बोली जाने वाली भाषा होती है। और जब आप एक परत ऊपर पहनते हैं तो लोग आपके बारे में एक परत और सोचने लगते हैं। अर्जुन एक साधारण सी आईटी कंपनी में काम करता था। हर कोई कैजुअल्स में आता, फेडेड जीन्स, ढीले हुडी और कभी कभी तो स्लीपर्स तक। लेकिन अर्जुन ने तय किया वो हमेशा थोड़ा फॉर्मल आएगा। क्रिस्प शर्ट, साफ शूज और सटल वॉच। शुरू में लोग बोले, कहाँ जा रहे हो इंटरव्यू देने? लेकिन कुछ हफ्तों में वही लोग उससे सलाह लेने लगे, क्लाइंट्स के सामने उसे आगे करने लगे। ये ड्रेस 1 लेवल हायर करने की तकनीक सिर्फ शो ऑफ नहीं है, ये एक सूक्ष्म मानसिक संकेत है। हमारे दिमाग में एक विचार होता है, वेशभूषा से संबंधित ज्ञान, यानी हम जो पहनते हैं वही सोचने लगते हैं। जब आप खुद को थोड़ा एलिवेट करते हैं, आपका पोस्चर बदलता है, टोन बदलती है और एनर्जी भी। आप अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर थोड़ा और जिम्मेदार, थोड़ा और रेडी महसूस करने लगते हैं। और यह सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास वालों के लिए भी काम करता है। लोग विजुअल्स के जरिए डिसीजन लेते हैं। वो आपको देखकर तय करते हैं कि आप कितना भरोसेमंद हैं। जब आप रोजमर्रा से थोड़ा ऊपर पहनते हैं तो आप अनजाने में कह रहे होते हैं, मैं खुद को सम्मान करता हूं और मैं इस पल को सम्मान करता हूं। ये कपड़े लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते, ये उन्हें रियश्योर करते हैं। अर्जुन को यह बात तब समझ आई जब एक दिन उसे कंपनी की सीईओ के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ा। बाकी सब कैजुअल थे, नर्वस भी, लेकिन अर्जुन ने वही किया जो वो हमेशा करता था, एक परत ऊपर। उस दिन न सिर्फ उसने कॉन्फिडेंट फील किया, बल्कि सीईओ ने बाद में कहा, यू लुक्ड लाइक यू बिलोंग्ड इन दैट रूम। वो सिर्फ शर्ट नहीं थी, वो एक नैरेटिव था जो उसके व्यक्तित्व को शेप दे रहा था। तो अगली बार जब आप तैयार हो रहे हों, खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं इस लम्हे के लिए तैयार दिख रहा हूं?
क्योंकि कभी कभी एक सूती शर्ट, एक साफ जूता या एक छोटी सी घड़ी आपके आत्मसम्मान को जुबान दे सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अच्छा पहनते हैं तो दुनिया भी आपको थोड़ा और गंभीरता से लेती है, क्योंकि जो आप बाहर से दिखाते हैं वो दुनिया को सिखाता है कि आपको अंदर से कैसे देखा जाए। 8. यूज देयर नेम, रीवायर द ब्रेन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई आपका नाम लेकर बात करता है तो बात सीधे दिल तक उतर जाती है, जैसे शब्दों के बीच अचानक एक रोशनी सी जल उठती है। नाम एक आवाज नहीं होता, वो एक पहचान की चिंगारी होता है। और जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उसके जहन को जेंटली छू लेते हैं, जैसे कह रहे हों, मैं तुम्हें देख रहा हूं, बाकियों से अलग। रतिका एक कैफे में काम करती थी। हर दिन नए ग्राहक आते, कुछ बात करते, कुछ बस ऑर्डर देकर निकल जाते। लेकिन एक दिन एक रेगुलर कस्टमर आया, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा चुप। आर्तिका ने हल्की मुस्कान से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अर्जुन, सेम कैपुचिनो। वो चौंका और फिर मुस्कुराया। उस एक अर्जुन ने उसका दिन बदल दिया। नाम हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई तारीफ या कोई पुरानी मीठी याद। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जब हम किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो हम उनके ईगो को स्ट्रोक नहीं कर रहे, हम उनके अस्तित्व को वैलिडेट कर रहे हैं। ये सबकॉन्शियस लेवल पर एक ट्रस्ट पैदा करता है, एक जेंटल रिमाइंडर कि यू मैटर इनफ टू बी रिमेंबर्ड। और यही बात रिश्तों में और भी गहराई से असर करती है। सोचिए, जब आप कहते हैं सुनो ना, और उसके बदले कहते हैं आरव सुनो, तो भावनाओं की दिशा बदल जाती है। सामने वाला सिर्फ बात नहीं सुनता, वो कनेक्ट करता है, क्योंकि नाम लेना सामने वाले को इनविजिबल स्पॉटलाइट में लाने जैसा होता है, एक सटल वे से उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराने जैसा। रतिका ने धीरे धीरे हर रेगुलर कस्टमर का नाम याद रखना शुरू किया, और कुछ ही हफ्तों में उसका नाम उस कैफे में सबसे ज्यादा सुना जाने लगा। क्योंकि वो सिर्फ कॉफी नहीं परोस रही थी, वो लोगों को उनकी ही कहानी सुना रही थी। उनके नाम के जरिए उसे खुद भी एहसास हुआ, जितना ज्यादा वो नामों को महसूस करने लगी, उतना ही ज्यादा वो जुड़ाव को समझने लगी। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, उसका नाम लेकर देखिए, धीरे से, इज्जत के साथ, क्योंकि हो सकता है उस दिन उन्होंने किसी से भी खुद होने का एहसास न पाया हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपका नाम लेता है तो आप थोड़ा और जिंदा महसूस करते हैं? कभी कभी जादू बहुत नर्म होता है और वो एक नाम के अंदर छुपा होता है। 9. एको देयर वर्ड्स, अर्न देयर ट्रस्ट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ कहा और उन्होंने ठीक उसी लहजे में उसे दोहराया, न सवाल की तरह, न तोड़ मरोड़ के, बस वही शब्द उसी टोन में, और उस पल आपको लगा, हाँ, ये इंसान वाकई समझ रहा है मुझे। ये इत्तेफाका नहीं होता, ये एक अनकही तकनीक है जिसे कहते हैं एकोइंग, और ये किसी भी रिश्ते को गहराई से जोड़ने का सबसे नर्म, सबसे सटल तरीका हो सकता है। सौरभ एक मनोवैज्ञानिक था, लेकिन उससे ज्यादा वो एक श्रोता था। जब कोई क्लाइंट आता, वो पहले बस सुनता, ध्यान से, बिना हिलाए सिर, बिना बीच में टोके, और जब वो जवाब देता तो अक्सर एक ही काम करता, सामने वाले की आखिरी पंक्ति को धीरे से दोहराता, जैसे कोई कहे, मुझे लगता है मैं कभी किसी के लिए काफी नहीं रहा। तो सौरभ बस कहता, काफी नहीं रहे, बस इतना, और सामने वाले की आंखें भर आती। एकोइंग एक जादू की तरह काम करता है, क्योंकि ये वैलिडेशन की भाषा है। जब आप किसी के शब्द उन्हीं को लौटा देते हैं तो वो अपने इमोशंस को फिर से सुनते हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं। ये टेक्निक किसी आर्ग्यूमेंट को सॉफ्टन करने या किसी दोस्त के दर्द में उतरने का रास्ता बन सकती है। एकोइंग कहती है, मैं सिर्फ सुन नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ महसूस कर रहा हूं। ये एक शांति जैसी चीज है। कोई कहता है, मैं बहुत थक चुका हूं, और आप जवाब देते हैं, थक गए हो। न सिंपैथी, न सॉल्यूशन, सिर्फ मौजूदगी। और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यही तो होती है, कोई ऐसा जो उसे उसके ही शब्दों में महसूस करे। एकोइंग में हम
सामने वाले की इनर वर्ल्ड में परमिशन लेकर दाखिल होते हैं, दरवाजा खटखटाए बिना। सौरभ को यह एहसास तब हुआ जब एक क्लाइंट जो महीनों से खुल नहीं रहा था, एक दिन रो पड़ा, सिर्फ इसलिए कि सौरभ ने उसके शब्दों को उसी भाषा में लौटा दिया था। उसने कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरी बात का कोई मतलब भी है या नहीं। और सौरभ ने बस कहा, मतलब है या नहीं। बस उस एक पल ने भरोसे की चुप दीवार तोड़ दी। उस दिन से सौरभ ने सीखा कि गूंज कभी कभी आवाज से भी ज्यादा सुनी जाती है। तो अगली बार जब कोई अपना दर्द या सोच आपके सामने रखे, हल मत दीजिए, सवाल मत पूछिए, बस एक बार उनकी ही पंक्ति दोहराइए और देखिए कैसे उनका चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है और दिल थोड़ा खुलता है। क्या कभी आपने अपने ही शब्द किसी और की आवाज में सुनकर राहत महसूस की है? क्योंकि कभी कभी भरोसा बनने के लिए कुछ नया नहीं बोलना पड़ता, बस सामने वाले की गूंज बन जाना होता है। द 10th, द 5-to-1 रेशियो रूल। क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो धीरे धीरे थकाने लगा है? लविना किसी बड़ी वजह के बातचीत होती है लेकिन कनेक्शन नहीं। पास होते हुए भी एक दूरी महसूस होती है, जैसे इनविजिबल टेंशन कमरे में घूम रही हो। और तब सवाल उठता है, क्या हमने कुछ गलत कहा या कुछ कहना छोड़ दिया? शायद जवाब किसी बड़ी बात में नहीं, बल्कि एक छोटे से रेशियो में छुपा है। अवनी और वरुण शादी के 7वें साल में थे। लड़ाइयां बहुत नहीं होती थीं, लेकिन जो होती थीं वो देर तक रहती थीं। छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे भूल जाना पानी देना या फोन पर ज्यादा देर लगे रहना, धीरे धीरे दिल पर भार बनने लगे थे। एक दिन थेरेपिस्ट ने सिर्फ एक लाइन कही, व्हाट्स योर 5-1 लुकिंग लाइक दीज डेज? 5-1 रेशियो, एक गुप्त नियम जिसे गॉटमैन रेशियो भी कहते हैं। हर एक नेगेटिव इंटरैक्शन के लिए एक रिश्ता 5 पॉजिटिव मोमेंट्स मांगता है। मतलब अगर आपने एक बार ताने मार दिया तो भरोसा वापस लाने के लिए 5 बार अप्रिशिएशन, अंडरस्टैंडिंग या बस एक सच्ची मुस्कान देनी होगी। ये कोई मैथ नहीं, ये इमोशनल न्यूट्रिशन है। रिश्ते एक इनविजिबल बैलेंस शीट पर जीते हैं और हर इशारा, हर शब्द वहां दर्ज होता है। अवनी ने धीरे धीरे चीजें नोटिस करना शुरू किया। जब वरुण घर आता और वह पूछती, थक गए हो? या चाय का कप बिना पूछे सामने रख देती, या उसकी किसी बात पर बिना इंटरप्ट किए मुस्कुरा देती, तो कमरे की हवा थोड़ी हल्की लगती थी। उन 5 माइक्रो मोमेंट्स ने एक ताने की धार को धीमा कर दिया। रिश्ते जोर से नहीं बिगड़ते, वो धीरे धीरे फेड होते हैं और उन्हें वापस रंग देने के लिए लाउड जेस्चर्स की जरूरत नहीं होती। बस एक जेंटल टच, एक अटेंटिव सुनना, एक तारीफ जो बिना वजह दी गई हो। 5 से 1 कोई रिजिड रूल नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ खामोशी में भी सुकून पाए, तो पहले उन्हें अपनी मौजूदगी में हल्कापन देना सीखिए। तो जब अगली बार कोई रिश्ते में शिकायत करे, खुद से पूछिए, मैंने कब आखिरी बार उसे खुलकर अप्रिशिएटेड महसूस कराया? कभी कभी हीलिंग एक बड़े अपॉलॉजी से नहीं, बल्कि 5 छोटे एक्ट्स ऑफ सॉफ्टनेस से शुरू होती है। क्या आपके किसी रिश्ते में भी 5-1 का रेशियो गड़बड़ा गया है? क्योंकि जहां संतुलन होता है वहां भरोसा अपने आप लौट आता है। 11th, यस लैडर। क्या आपने कभी खुद को किसी से हां कहते हुए पाया, और फिर अगली बात पर भी, और फिर अगली पर भी, जैसे आप मना कर ही नहीं पा रहे? और बात वहां पहुंच चुकी होती है जहां आप सोचते हैं, मैं यहां तक कैसे आ गया? यह जादू नहीं, यह है यस लैडर, एक सॉफ्टली परसुएसिव टेक्निक जो सामने वाले के दिमाग में रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर देती है। एक एक जेंटल हां से। विवेक को अपनी नई टीम से एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कराना था, लेकिन काम थकाने वाला था और टीम थोड़ी अनमनी। विवेक ने मीटिंग में सवाल से शुरुआत की, क्या आप लोग चाहते हैं कि यह क्लाइंट हम पर भरोसा करे? सभी ने कहा, हां। क्या हम चाहते हैं कि हमारा नाम अगले क्वार्टर की स्क्रिप्ट में आए? फिर हां। तो फिर अगर हमें 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा पुश देना पड़े तो क्या हम ट्राई कर सकते हैं? इस बार रुक कर सही, लेकिन हां फिर भी आई। बात वही नहीं थी, वो लोग अब इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुके थे।
यस लैडर एक साइकोलॉजिकल रिदम बनाता है, एक तरह की मानसिक सीढ़ी जहां हर हां अगली हां को आसान बना देती है। ये रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं, उसे डिसॉल्व करता है, क्योंकि हमारा दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है। जब हम एक बार किसी चीज के हक में बोलते हैं तो सबकॉन्शियसली हम अगली बार भी उसी दिशा में झुकते हैं। यस लैडर सिर्फ प्रेरणा नहीं, कनेक्शन की एक स्मूथ भाषा है। इस तकनीक को प्यार में भी महसूस किया जा सकता है। कभी किसी ने आपसे पूछा है, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? आपने कहा हां। क्या कभी तुम्हें किसी ने चाय के साथ पुरानी बातों में उलझाया है? फिर हां। और फिर तीसरा सवाल आता है, थोड़ा पर्सनल, थोड़ा पास। तो क्या आज की शाम तुम्हारे नाम हो सकती है? और आप खुद भी नहीं जानते आपने कब कनेक्शन के गेट खोल दिए। विवेक ने जाना कि आदेश देने से अच्छा है साथ चलने का इल्यूजन देना। यस लैडर आपको नेता नहीं बनाता, वो आपको साथी बनाता है। ये टेक्निक सटली सजेस्ट करती है कि निर्णय आपके हाथ में है, जबकि रास्ता धीरे धीरे वहीं जा रहा होता है जहां सामने वाला चाहता है। और यहीं इसका सबसे गहरा असर होता है, चॉइस का इल्यूजन, ट्रस्ट का रियल फीलिंग। तो अगली बार जब आप किसी से कुछ महत्वपूर्ण मनवाना चाहें, पहले उनके दिल को छोटे छोटे हां से गर्म कीजिए। हर हां एक सीढ़ी है और भरोसा उस पर चढ़ता हुआ ऊपर आता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी कोई हां दरअसल किसी और की प्लान थी? क्योंकि बातचीत का जादू जोर से नहीं, सहमति की चुप सीढ़ियों से चढ़ता है। 12 स्माइल फर्स्ट, फील लेटर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन किसी ने कहा जरा मुस्कुराओ तो, और अजीब सी बात यह थी, थोड़ी देर बाद आप वाकई बेहतर महसूस करने लगे? कैसे हो सकता है कि एक नकली सी मुस्कान असली एहसास पैदा कर दे? क्या भावनाएं चेहरे से निकलती हैं या चेहरा भावनाओं को बुला सकता है? यह तकनीक जो सुनने में मामूली लगती है, दरअसल दिमाग और शरीर के रिश्ते की एक गहरी कुंजी है। अन्वी ऑफिस में एक मुश्किल दिन झेल रही थी। कागज बिखरे थे, फोन थमा नहीं रहा था और दिल में थकावट तैर रही थी। तभी कैबिन में उसका दोस्त राघव आया और बोला, इतनी गुस्से वाली शक्ल क्यों बनाई है? जस्ट स्माइल वंस, बस दिखाने के लिए। अन्वी ने आंखें घुमाई, लेकिन उसकी बात मान ली, जरा सी मुस्कान बनाकर। पर कुछ अजीब हुआ। उस नकली मुस्कान के पीछे मन जैसे थोड़ी देर को सांस लेने लगा। स्माइल फर्स्ट, फील लेटर सिर्फ एक कहावत नहीं, ये न्यूरोसाइंस का एक सटल सा जादू है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा दिमाग उसे खुशी का संकेत समझता है, भले ही वह खुशी वहां ना हो। मसल्स की यह हल्की सी मूवमेंट दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन छोड़ सकती है। मतलब जब भावनाएं ना आएं तो शरीर से शुरुआत की जा सकती है, जैसे सूरज ना निकला हो लेकिन खिड़की खोल देने से रोशनी की उम्मीद आने लगे। इस तकनीक को असली ताकत तब मिलती है जब हम इसे एक चॉइस की तरह देखें, मजबूरी की तरह नहीं। मुस्कुराना एक पेंटेड मास्क नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस डोरवे है जहां से मन अपनी पीड़ा से बाहर झांकना सीखता है। राघव के उस छोटे से मजाक ने अन्वी के दिन की दिशा बदल दी, क्योंकि वो मुस्कान पहले नकली थी, फिर असली बन गई। और फिर जरूरी स्माइल फर्स्ट, फील लेटर हमें सिखाता है कि मूड हमेशा इंतजार नहीं करता। कभी कभी हमें उसे आमंत्रित करना पड़ता है। थक गए हों, टूटे हों या बस खाली महसूस कर रहे हों, तो जरा मुस्कुराइए। खुद के लिए, ना दिखावे के लिए, ना दुनिया के लिए, बल्कि उस छोटे से पल के लिए जब दिल और दिमाग फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो क्या आप भी कभी उस मुस्कान के पीछे छुपे सच्चे आराम को महसूस कर पाए हैं? वो पल जब चेहरा पहले मान जाता है और दिल उसके पीछे धीरे धीरे चल पड़ता है। क्योंकि कभी कभी हीलिंग थेरेपी रूम में नहीं, बल्कि आईने के सामने की गई एक हल्की सी मुस्कान में शुरू होती है। 13 नॉड वाइल आस्किंग इक्वल्स यस बायस। कभी किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा और बिना जाने क्यों आपने हां कह दिया, जैसे सवाल का जवाब तो दिमाग में कुछ और था, लेकिन सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज ने आपकी सोच को थोड़ा मोड़ दिया। खासकर
जब वो धीरे से सिर हिला रहे हों, जैसे कह रहे हों, तुम मान ही जाओगे, ये कोई चाल नहीं, ये है यस बायस, एक खामोश झुकाव जो सिर के इशारे से शुरू होता है। रिया को हर शुक्रवार एक ही लड़ाई झेलनी पड़ती थी। टीम को ओवरटाइम चाहिए होता था, पर किसी का मन नहीं करता। इस बार उसने कुछ अलग किया। मीटिंग के बीच में उसने पूछा, वी आर ऑल ऑन बोर्ड फॉर वन मोर पुश दिस वीकेंड, राइट? और साथ ही वो धीमे से सिर हिलाती रही, शांत, भरोसे से भरी हुई चाल में। चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि टीम ने हां कहा, बल्कि यह थी कि खुद उन्हें लगा उन्होंने ये फैसला खुद लिया। सिर हिलाना एक प्राचीन संकेत है, लेकिन इसका असर आज भी उतना ही गहरा है। जब आप कोई सवाल पूछते हुए धीरे धीरे हां में सिर हिलाते हैं, तो सामने वाला आपके इशारे को सबकॉन्शियस लेवल पर पकड़ता है। ये नॉन वर्बल क्यू उनके दिमाग को कहता है, ये जवाब सेफ है, एक्सेप्टेड है, फेमिलियर है। हमारा दिमाग आमतौर पर डिसएग्रीमेंट से बचना चाहता है, और उस पल में वो हां को ज्यादा आसान मानने लगता है। रिया ने यह कला समझी कि सहमति जबरदस्ती से नहीं मिलती, उसकी रिदम बनाई जाती है। एक शांत मुस्कान, आंखों में सच्चाई और सिर का छोटा सा इशारा, ये सब मिलकर सामने वाले को हाफ की तरफ झुका सकते हैं। ये तकनीक न सिर्फ पर्सुएजन में काम आती है, बल्कि भरोसे में भी, क्योंकि यहां आप बोल नहीं रहे, आप फील करा रहे हैं। यस बायस कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये एक एनर्जी अलाइनमेंट है। जब आपकी बात और आपका शरीर एक ही बात कहें, तो सुनने वाला नेचुरली उसमें फ्लो करने लगता है। और यही छोटी छोटी चीजें बड़े असर पैदा करती हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में हो, किसी रिश्ते में हो, या अपने बच्चे को बेड टाइम स्टोरी सुनाते वक्त। तो अगली बार जब आप किसी से कुछ पूछें, खुद से पूछिए, क्या मेरी बॉडी भी वही कह रही है जो मेरे शब्द कह रहे हैं? क्योंकि जब इंटेंशन, एनर्जी और मूवमेंट साथ हों, तो हां सिर्फ एक जवाब नहीं, एक कनेक्शन बन जाता है। क्या आपने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज में वो छोटा हां महसूस किया है जो शब्दों से पहले आता है? 14th कॉन्फिडेंस लूप। क्या कभी ऐसा लगा कि आप अंदर से घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी आपने जैसे तैसे आगे बढ़कर कुछ कहा और लोगों ने आपको सुन लिया? फिर अचानक अजीब सा यकीन भीतर जागा, जैसे आपने खुद को देख लिया हो एक नए नजरिए से। यही है कॉन्फिडेंस लूप, वो चक्र जहां नकली हिम्मत असली बन जाती है। और उस एक छोटे से कदम से जो आपने कांपते हुए उठाया था, आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां डर पीछे छूटने लगता है। अर्जुन पहली बार एक बड़ी मीटिंग में बोलने वाला था, हाथ ठंडे पड़ रहे थे और अंदर कोई कह रहा था, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने खुद को आईने में देखा, सांस गहरी ली और एक लाइन रिहर्स की, मैं ठीक बोलूंगा क्योंकि मुझे अपनी बात पर यकीन है। ये झूठ था, पर जरूरी था, क्योंकि जब उसने बोलना शुरू किया तो कुछ चेहरों ने ध्यान दिया। उसने देखा उसकी सक्यों, उसकी आवाज वो स्टेडी है, और वहीं से लूप शुरू हुआ। कॉन्फिडेंस लूप एक इनर फीडबैक सिस्टम है। जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट एक्ट करते हैं, पोस्चर सीधा, आवाज साफ, आंखें सामने, तो दूसरे आप पर भरोसा करने लगते हैं। और जब आप वो भरोसा देखते हैं, महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग जो कहता है, देखा, तू कर सकता है। यही यकीन धीरे धीरे आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। इस तकनीक में ट्रिक नहीं, एक इमोशनल शॉर्टकट है। कभी कभी यकीन पहले महसूस नहीं होता, उसे पहले एक्ट करना पड़ता है ताकि महसूस हो सके। कॉन्फिडेंस को इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे जेस्चर, टोन या एक छोटे से बोल्ड स्टेप के बहाने से बुलाना पड़ता है। अर्जुन ने सीखा कि जो फेक लगता है वो भी रियल बन सकता है अगर आप लूप पूरा होने दो। उसने प्रेजेंटेशन खत्म की, तालियां नहीं बजीं, लेकिन 2 लोग आए और बोले, तुम्हारी बात में क्लैरिटी थी। उस क्लैरिटी ने उसमें कंसिस्टेंसी जगा दी। अब अगली बार फेक की जरूरत कम थी, क्योंकि लूप ने असली यकीन बना दिया था। तो अगली बार जब आप घबराए हों और मन कहे ना, तो शरीर से हां कहिए। कॉन्फिडेंस कोई स्थायी चीज नहीं, ये बनती है हर बार जब आप डर के बावजूद बोलते हैं। क्या कभी आपने किसी को देखकर सोचा है,
उसे तो नेचुरली कॉन्फिडेंस है। शायद वो भी कभी आपकी ही तरह कांप रहा था, पर उसने लूप शुरू कर दिया था। 15 द लास्ट वर्ड लिंगर्स, रीसेंसी बायस। कभी किसी से बात के बाद पूरी बातचीत तो भूल गई, लेकिन जो आखिरी शब्द उसने कहे वो गूंजते रहे, जैसे कोई मीठी सी गंध जो कमरे से निकलने के बाद भी टिक जाती है। हमारा दिमाग शुरुआत को याद रखता है, पर अंत को ज्यादा गहराई से महसूस करता है। इसे ही कहते हैं रीसेंसी बायस, जहां जो सबसे आखिर में कहा गया वही आपकी पूरी राय, पूरी फीलिंग को शेप देने लगता है। तान्या को इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन जब वो जाने लगी, सामने वाले ने कहा, वेल, लेट्स सी हाउ सीरियस यू रियली आर। बस वो एक लाइन और तान्या की पूरी कॉन्फिडेंट एनर्जी डगमगा गई। इंटरव्यू के पहले 25 मिनट भले कितने अच्छे रहे हों, पर उसका मन अब बस आखिरी लाइन को दोहराता रहा। क्या उन्होंने मुझे हल्का समझा? क्या मैं प्रिपेयर नहीं लगी? द लास्ट वर्ड इजंट जस्ट अ फ्रेज, इट्स एन एंकर। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें कुछ समझाने की, अगर आपने अपनी बात एक अधूरे या अस्थिर नोट पर खत्म की, तो सामने वाला उसी भाव को कैरी करता है। वो टोन, वो पॉज, वो सटल इमोशन, सब उस पल में सील हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम लफ्ज याद नहीं, असर बन जाते हैं। इसीलिए सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स अंत को हल्के से नहीं छोड़ते, वो उसे डिजाइन करते हैं। जैसे कोई कहानीकार जो आखिरी सीन पर एक्स्ट्रा केयर लेता है, क्योंकि वही दर्शक को रात भर जगा सकता है या सुला सकता है। तान्या ने यह सीखा, और अगली बार जब इंटरव्यू खत्म हुआ, उसने एक काल्म, कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सामने वाले ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ बदला था। ये तकनीक हर जगह काम करती है, बातचीत में, रिश्तों में, इवन दिन के अंत में खुद से की गई बातचीत में। सोचिए, अगर दिन खत्म करने से पहले आप खुद से कहें, आज बहुत कुछ अच्छा हुआ, तो दिन की सारी थकान एक सुकून में ढल जाती है। क्योंकि हम जो आखिरी सोच चुनते हैं, वही हमारी नींद का स्वाद तय करती है। तो क्या आपने कभी किसी की बातें भूली हैं, लेकिन उनका आखिरी लहजा याद रह गया है? शायद यही वजह है कि मां के ख्याल रखना शब्द या किसी दोस्त का जल्दी मिलते हैं दिल में छप जाते हैं। शब्द लफ्ज नहीं होते, वो रिश्तों की आखिरी धड़कन हो सकते हैं। क्या आप अगली बार कुछ कहते हुए अपना अंतिम शब्द सोचकर बोलेंगे? 16 ब्रिंग समथिंग इन योर हैंड। क्या कभी किसी ने कमरे में कदम रखा और वो हाथ में कुछ लेकर आए? एक कॉफी कप, एक डायरी, या बस एक पेन? अजीब बात यह है, आपकी नजर खुद ब खुद उस चीज पर गई, और अंदर कहीं एक सटल सा भरोसा जागा, ये इंसान तैयार है, एंकर्ड है। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की एक खामोश ट्रिक है। जब आप किसी भी सोशल सेटिंग में कुछ लेकर जाते हैं, आप ज्यादा ग्राउंडेड और इंटेंशनल लगते हैं। आरव को सोशल सिचुएशन से डर लगता था। हर पार्टी, हर मीटिंग उसके लिए एंग्जाइटी की एक लहर होती थी। लेकिन फिर किसी ने उसे कैजुअली कहा, कुछ हाथ में लेकर चलो, खाली हाथ मत जाया करो। पहली बार उसने सिर्फ एक किताब हाथ में ली, पढ़ने नहीं, बस पकड़े रहने के लिए। और जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे महसूस हुआ उसकी घबराहट जैसे कहीं टिक गई है उस किताब में। यह तकनीक बहुत सटल है, लेकिन असर गहरा। जब आपके हाथों में कुछ होता है, आपका शरीर अनकॉन्शियसली एक स्टेबिलिटी रजिस्टर करता है। आपके जेस्चर्स नेचुरल लगते हैं, नर्वस एनर्जी कंट्रोल में आती है, और जो लोग आपको देख रहे होते हैं उन्हें आप ज्यादा सेल्फ अश्योर्ड लगते हैं। क्योंकि जो हाथ खाली होते हैं वो कभी कभी उलझन भी दिखाते हैं, पर जब आप कुछ पकड़े होते हैं, आप जमीन से जुड़े लगते हैं। मनुष्यों के पास एक एंशिएंट इंस्टिंक्ट है, हाथों को पढ़ने का। हाथ दिखते हैं तो इरादा दिखता है। किसी के हाथ में कुछ देखना जैसे सबकॉन्शियसली हमें यह कहता है, ये इंसान कुछ लेकर आया है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए भी। चाहे वो कॉफी हो या डायरी या सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट, वो ऑब्जेक्ट एक साइकोलॉजिकल सिग्नल बन जाता है। प्रेजेंस, पर्पस, प्रिपरेशन। आरव अब हर मीटिंग में एक छोटा सा स्केचबुक लेकर जाता है। ना ही वो हमेशा उसमें कुछ लिखता है,
लेकिन वो ऑब्जेक्ट अब उसके लिए एक इमोशनल आर्मर बन गया है। लोग उससे बात करते समय उसके हाथों की स्टेडीनेस नोटिस करते हैं, उसे ज्यादा कंपोज्ड मानते हैं, और वो अब खुद को उसी नजर से देखने लगा है। कभी कभी एक चीज पकड़ना खुद को पकड़ने जैसा होता है। तो अगली बार जब आप किसी अनफेमिलियर जगह जा रहे हों, खुद से पूछिए, मैं क्या लेकर जा रहा हूं? क्योंकि हाथ में पकड़ी हुई चीज सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो एक इनविजिबल एंकर होती है जो आपकी एनर्जी को पकड़ कर रखती है। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस किया क्योंकि उसके हाथ कुछ कह रहे थे? 17 द पावर ऑफ पॉज। क्या आपने कभी किसी की बातों के बीच अचानक आई चुप्पी को महसूस किया है? वो पल जहां कोई एकदम रुक गया, ना आवाज ना हरकत, सिर्फ एक धीमी सी सांस और इंतजार। अक्सर हम सोचते हैं कि असरदार बोलने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, पर कभी कभी सबसे गहरी बात उस जगह पर छुपी होती है जहां कोई शब्द नहीं होते। राज एक मोटिवेशनल स्पीकर था, लेकिन उसका सबसे पावरफुल मोमेंट तब आया जब उसने कुछ नहीं कहा। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने कहा, और फिर जब मेरे पापा ने वो आखिरी बात कही, फिर वो रुक गया। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला। पूरा हॉल खामोश था, लेकिन ध्यान उतना ही तेज। फिर उसकी आवाज आई, धीमी, कांपती हुई। मैंने पहली बार उन्हें डरते हुए देखा था, और उन कुछ सेकंड्स की चुप्पी वो किसी पूरी स्पीच से ज्यादा भारी थी। पॉज एक साइकोलॉजिकल रीसेट बटन की तरह काम करता है। जब आप रुकते हैं, सामने वाला अनकॉन्शियसली ध्यान देना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान की सोच लीनियर नहीं होती। और जब कोई अचानक रुकता है तो हमारा दिमाग सवाल पूछने लगता है, अब क्या होगा? क्यों रुका? क्या कुछ बड़ा आने वाला है? यही सवाल क्यूरियोसिटी और इमोशनल पुल दोनों पैदा कर देते हैं। पॉज आपको कंट्रोल देता है, न सिर्फ अपनी बात का बल्कि सामने वाले के अटेंशन का भी। यह आपको कमजोर नहीं बल्कि काम और कॉन्फिडेंट बनाता है, क्योंकि जो इंसान रुक सकता है वो डरता नहीं। वो जानता है कि साइलेंस उसका दुश्मन नहीं, उसका सीक्रेट वेपन है, और वही वेपन उसकी हर बात को वजन देता है। राज ने बाद में बताया कि वो पॉज इंटेंशनल था। वो जानता था कि उस मेमोरी को शब्दों से ज्यादा साइलेंस बयां कर सकती थी। और सच में उस एक पॉज ने न सिर्फ उसकी कहानी को असरदार बनाया, बल्कि पूरे हॉल को उसकी भावनाओं से जोड़ दिया। ऑडियंस को याद नहीं था उसने क्या कहा, पर सबको याद था वो पल जब उसने कुछ नहीं कहा। तो अगली बार जब आप किसी गहरी बात कहें या किसी की नजरें चाहें, रुक जाइए, एक सांस लें, उस पॉज को एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि उस खामोशी में सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वहां ध्यान होता है, कनेक्शन होता है, और सबसे गहरी समझ होती है। और कभी कभी वही पॉज किसी की पूरी रात की उलझने सुलझा सकता है। 18 द फर्स्ट वर्ड विन्स। प्राइमेसी इफेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें हमें क्यों याद रह जाती हैं और कुछ एक कान से सुनकर दूसरे से निकल जाती हैं? कभी कभी पूरी बातचीत में एक ही लाइन असर कर जाती है, और वो अक्सर शुरुआत की होती है। मानो दिमाग किसी कमरे की तरह हो, और जो सबसे पहले दाखिल होता है वही सबसे गहराई में बैठ जाता है। इसे कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। आपकी पहली बात, आपका पहला लहजा, वही आपके बारे में दुनिया की पहली धारणा बनाता है। राहुल इंटरव्यू में गया था, नर्वस लेकिन तैयार। पहले से सोच रखा था कि पहले क्या बोलेगा। जैसे ही इंटरव्यूअर ने कहा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राहुल मुस्कुराया और बोला, आई बिलीव इन फाइंडिंग पैटर्न्स इन केओस एंड दैट्स हाउ आई सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये एक लाइन थी, लेकिन इतनी अलग, इतनी सोचने पर मजबूर करने वाली कि इंटरव्यूअर थोड़ा रुक गया। उसके बाद की बातें भी अच्छी थीं, लेकिन शुरुआत ने ऑलरेडी उसका अटेंशन कैप्चर कर लिया था। प्राइमेसी इफेक्ट ये कहता है कि शुरुआत में कही गई बातें ज्यादा असर डालती हैं और ज्यादा देर तक याद रहती हैं। हमारा दिमाग एक नया एक्सपीरियंस शुरू होते ही रिकॉर्ड मोड पर चला जाता है, और उस पहले कुछ सेकंड में जो फीलिंग बनती है वो पूरे एक्सपीरियंस को शेप करती है। इसलिए जब आप किसी से पहली बार बात करते हैं,
या कोई जरूरी पॉइंट रखना चाहते हैं तो शुरुआत का चुनाव सोचे समझे तरीके से कीजिए। आप क्या कहते हैं उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप सबसे पहले क्या कहते हैं। एक अच्छा स्टोरी टेलर जानता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में नहीं, सबसे पहले रखी जाती है, क्योंकि वहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वहीं से ट्रस्ट भी। शब्द नहीं, उस पहले शब्द की ऊर्जा असर डालती है। राहुल ने बाद में बताया कि उसने वो लाइन कई बार खुद से बोलकर प्रैक्टिस की थी, लेकिन लाइव उस लाइन का असर कुछ और ही था, जैसे पूरे इंटरव्यू का माहौल बदल गया हो। एक कॉन्फिडेंट शुरुआत ने सिर्फ उसकी परसेप्शन नहीं बदली, बल्कि उसके खुद के अंदर का डर भी शांत कर दिया। वो अब एक नर्वस कैंडिडेट नहीं था, वो एक थिंकर लग रहा था। तो जब भी आप अगली बार किसी नई बातचीत में जाएं या किसी को कोई इंप्रेशन देना हो, पहली लाइन पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी शुरुआत आपको डिफाइन करती है? क्या उसमें आपकी थिंकिंग झलकती है या बस रूटीन बात है? क्योंकि कभी कभी एक शुरुआत ही पूरी रात की बेचैनी मिटा देती है और आपको उस क्लैरिटी तक ले जाती है जो देर से नहीं, बस धीरे आती है। 19. स्पीक स्लोअर टू साउंड स्मार्टर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द ठहरता है। वो तेज नहीं बोलते, वो बस ठहर कर बोलते हैं। और अजीब बात यह है, जितना धीरे वो बोलते हैं उतना ध्यान लोग उन पर देते हैं। धीरे बोलना सिर्फ आदत नहीं है, ये एक असरदार चीट कोड है जिससे आप ज्यादा समझदार लगते हैं, ज्यादा भरोसेमंद भी। कविता अपनी नई टीम के सामने प्रेजेंटेशन दे रही थी। बाकी लोग तेजी से बोल रहे थे ताकि सब कुछ कवर कर सकें, लेकिन कविता, उसने शुरू किया एक छोटे से पॉज के साथ। उसने हर लाइन के बाद 1 सेकंड का ठहराव रखा। हम जो करने जा रहे हैं वो आसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है। पूरा रूम चुप था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई विस्पर नहीं, सब बस सुन रहे थे, जैसे हर शब्द कोई हल्की धुन हो। साइकोलॉजी कहती है जब आप धीरे बोलते हैं तो सामने वाला ज्यादा एक्टिवली सुनता है। आपके शब्दों के बीच का स्पेस एक प्रकार की अटेंशन बनाता है। यह स्पेस लोगों को सोचने की जगह देता है और वहीं से कनेक्शन बनता है। धीरे बोलना मतलब सिर्फ रफ्तार घटाना नहीं, ये एक रिदम बनाना है, एक ऐसा टेम्पो जिसमें आपकी बातों को वजन मिलता है। तेज बोलना कई बार इनसिक्योरिटी दिखाता है, जैसे कि आप डरे हुए हैं कि कहीं कोई इंटरप्ट न कर दे, या कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है पर भरोसा नहीं कि सुना जाएगा। लेकिन जो खुद पर विश्वास करता है वो बोलने की जल्दी में नहीं होता। वो जानता है कि हर शब्द का असर ठहराव में है, स्पीड में नहीं। कविता को उस दिन प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला। उसे वो अटेंशन मिली जो महीनों से गायब थी। अब लोग उसे सुनने के लिए पॉज करते थे। उसकी आवाज में अब सिर्फ शब्द नहीं थे, अब उसमें असर था। और उसने खुद में एक बदलाव महसूस किया, जैसे हर बार धीरे बोलना उसे खुद से थोड़ा और जोड़ देता था। तो अगली बार जब आप कोई पॉइंट रखें या किसी से कुछ जरूरी कहें, थोड़ा धीरे बोलिए। हर शब्द को उसकी जगह दीजिए, हर पॉज को एक मीनिंग दीजिए। क्योंकि जब आप धीरे बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। और कभी कभी यही एहसास एक पूरी नींद की शुरुआत बन जाता है। 90 मिनट स्लीप साइकिल अनलॉक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी नींद अक्सर बीच में कट जाती है या सुबह उठते ही थकान छा जाती है, जैसे आप पूरी रात सोए ही नहीं? ये सिर्फ थकान नहीं, बल्कि आपकी नींद के उस रहस्य की वजह हो सकती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हमारी नींद एक चक्र में चलती है, करीब 90 मिनट का एक चक्र, जिसमें गहरी नींद से लेकर हल्की नींद तक की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। और अगर आप इस चक्र को समझ लें तो आपकी नींद का क्वालिटी पूरी तरह बदल सकती है। नील अपनी नौकरी से बेहद थका हुआ था। रात को सोते तो पूरे 8 घंटे बिताता, लेकिन सुबह उठते ही लेथार्जिक महसूस करता। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि नींद को छोटे चक्रों में बांटना जरूरी है। नील ने कोशिश की, वो अपनी नींद को 90 मिनट के मल्टीपल्स में बांटने लगा।
जब भी उसकी नींद पूरी चक्रों में पूरी होती तो वह सुबह तरोताजा उठता। ऐसे छोटे छोटे चक्रों ने उसकी थकान को धीरे धीरे कम कर दिया। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों बताती हैं कि नींद का ये 90 मिनट वाला चक्र हमारे शरीर और दिमाग को रीसेट करता है। इस चक्र के दौरान आपका दिमाग सपनों और यादों को प्रोसेस करता है, आपके शरीर की एनर्जी रिचार्ज होती है। अगर आप इस चक्र को बीच में तोड़ देते हैं तो आप गहरी नींद से अचानक जाग जाते हैं। इससे शरीर और दिमाग दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और नींद नहीं पूरी हो पाती। नील ने जाना कि सिर्फ सोने का समय नहीं बल्कि उठने का समय भी कितना अहम है। अगर आप 99 मिनट के इंक्रीमेंट्स में सोते हैं, जैसे 4.5 घंटे, 6 घंटे, 7.5 घंटे, तो आपकी नींद ज्यादा रेस्टोरेटिव होती है और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे एक नई सुबह की उम्मीद देने लगा। उसने खुद को एक रूटीन दिया, सोने और जागने का वक्त सेट किया और नींद की क्वालिटी में फर्क देखा। तो क्या हो अगर आप इस 90 मिनट के चक्र को जान लें और उसे अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। शायद यही वह रियल चीट कोड हो जो आपकी पूरी रात की बेचैनी को खत्म कर दे। सोचिए, बिना दवाइयों, बिना कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स के, बस अपने शरीर के नेचुरल रिदम को समझकर आप खुद को तरोताजा महसूस करवा सकते हैं। तो आज से अपनी नींद को देखें एक चक्र के नजरिए से। सोने जाएं और उठने का समय 99 मिनट के इंक्रीमेंट्स में रखें। शायद अगली बार जब आप नींद लें तो आपको लगे आपका शरीर और दिमाग खुद आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और हो सकता है अगला चीट कोड इसी नेचुरल रिदम के और गहरे रहस्य को खोले। 21 द स्पॉटलाइट इफेक्ट, पीपल नोटिस यू लेस देन यू थिंक। क्या कभी किसी कमरे में दाखिल होते ही आपको लगा सबकी नजरें आप पर हैं, जैसे आप पर एक अदृश्य स्पॉटलाइट पड़ रही हो और हर कोई बस आपको देख रहा है। आपकी चाल, आपकी शर्ट की सिलवटें या वो एक ऑकवर्ड पॉज। पर सच्चाई ये है, कोई इतना नहीं देख रहा। असल में ज्यादातर लोग खुद पर ही उतना ही फोकस कर रहे होते हैं जितना आप अपने ऊपर। नेहा को कॉलेज में पहला प्रेजेंटेशन देना था। वो रात भर इसी सोच में उलझी रही। अगर मैं अटक गई तो, अगर किसी ने हंस दिया। सुबह वो जैसे ही स्टेज पर चढ़ी उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही बोलना शुरू किया, कुछ बच्चे फॉर्म भर रहे थे, कोई नोटबुक में कुछ लिख रहा था और कोई अपना फोन देख रहा था। उसे तब पहली बार एहसास हुआ ये स्पॉटलाइट शायद उसके मन में ही थी। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट, एक कॉग्निटिव इल्यूजन जहां हमें लगता है कि हम सबकी नजरों के केंद्र में हैं, जबकि हर कोई खुद अपने ही डर, अपने ही चश्मे से दुनिया देख रहा होता है। यह भ्रम तब टूटता है जब हम देखना शुरू करते हैं कि सामने वाला भी उतना ही सोच रहा है। मैं कैसा लग रहा हूं? यहां कोई मंच नहीं, सब अपने अपने पर्दे पर अभिनय कर रहे हैं। इस समझ से एक अजीब सुकून मिलता है। जब आप मान लेते हैं कि हर छोटी गलती कोई नोटिस नहीं कर रहा, तो आप हल्के हो जाते हैं। आपका नर्वसनेस धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदलता है। अब आप देखने लगते हैं कौन कैसा महसूस कर रहा है, और जो नजरें डराती थीं वो इंसानी लगने लगती हैं। नेहा अब हर प्रेजेंटेशन से पहले खुद से कहती है, कोई मुझे नहीं देख रहा, सब खुद को देख रहे हैं। और इस एक थॉट से उसका लहजा बदल जाता है, क्योंकि जब आप डर से नहीं, कनेक्शन से बोलते हैं, तब आवाज कांपती नहीं, गूंजती है। अब वो स्टेज उसका दुश्मन नहीं, उसका मिरर है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सबकी निगाहें बस आप पर हैं, एक सवाल पूछिए, अगर मैं किसी और की जगह होता तो क्या मैं भी इतना ही ध्यान देता? ज्यादातर जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम सब अपने ही स्पॉटलाइट में जी रहे हैं, जबकि असली दुनिया थोड़ी ज्यादा धुंधली, थोड़ी ज्यादा माफ करने वाली होती है।